हेलो मिस्टीरियस। तो इस मूवी को लेकर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं कि ये मूवी बेकार है, फ्लॉप है वगैरह वगैरह। लेकिन शायद उन लोगों ने मूवी देख तो ली पर उनको मूवी की असल समझ में नहीं आई, क्योंकि ये मूवी बहुत ही बेहतरीन है और इसका कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त है और जो इसके ट्विस्ट एंड टर्न है ना वो तो कमाल के हैं। और इस मूवी के असली राज ही इस मूवी को चार चांद लगाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक लाजमी देखना पड़ेगा। तो मूवी की शुरुआत होती है रक्त घाट नामी एक महल को दिखाते हुए, जहाँ एक लड़की मेरे ढोल ना सुन गाने पर नाच रही थी, जिसे महाराज आकर थप्पड़ मारते हैं और उसे घसीट कर साथ ले जाते हैं और वो राजपुरोहित और बाकी सब सैनिकों के सामने ही उस लड़की को जिंदा जला देते हैं। और जिस सिपाही ने उसे जलाया था उसने एक मास्क लगा रखा था और इस लड़की की आत्मा बदला लेने के लिए आ जाती है और वो अपने शरीर की अस्थियों में से ही प्रकट होती है और वो इसी मास्क को अपने चेहरे पर पहनकर अपना चेहरा छुपा कर सबसे पहले वो उसी सिपाही को मारती है जिसने उसे जिंदा जलाया था। फिर सीन प्रेजेंट टाइम पर आता है जहां हम रोहान को देखते हैं जो एक फ्रॉड है और वो लोगों के एतबार से खिलवाड़ वगैरह करके पैसे कमाता है, क्योंकि इस मूवी में वो एक अनाथ है और वो अपने असिस्टेंट टिल्लू के साथ मिलकर आत्मा को भगाने का ढोंग करके लोगों की हेल्प का नाटक करता है और बदले में उनसे पैसे लेता है। और एक दिन राजघराने का एक आदमी उसे बुलाता है कि उनके जीजा यानी राजा जी की बेटी 1 साल पहले मर गई थी, तो रोहान किसी तरह उनकी बेटी मीरा की आत्मा से उनकी बात करवा दे। जिस पर रोहान वही सब ढोंग वगैरह करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि इस बार उसका सामना सच में एक आत्मा से हो जाता है और हॉन्टिंग की वजह से वो भी काफी डर जाता है। और ये सब मीरा और उसके मामा रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी ये सब सिर्फ एक झूठ था, यानी रोहान को एक्सपोज करने के लिए ये एक सोचा समझा प्लान था। और वो इस वीडियो को रिकॉर्ड करके उसे इसके थ्रू ब्लैकमेल करके उसे अपने साथ रक्त घाट ले जाने के लिए मना लेते हैं, जिसके बदले मीरा उसे 1 करोड़ रुपए देने का लालच देती है। और ये चारों लोग ट्रेन के थ्रू रक्त घाट की तरफ निकल जाते हैं और रक्त घाट पहुंचकर वहाँ हर कोई रोहान को घूर रहा था। और जो यहाँ के राजा है ना वो महल में नहीं रहते, बल्कि वो महल के सामने बने हुए एक गाँव के तबेले में रहते हैं, क्योंकि महल में मंजूलिका की आत्मा का राज है। और वो लोग काफी डरपोक हैं, तो वो महल में नहीं जाते क्योंकि मंजूलिका की आत्मा किसी को भी वहाँ पर रहने नहीं देती। इसलिए ये सब लोग यहाँ अस्तबिल में राजा और इसकी बीवी मीरा और इसकी छोटा बहन भाई और राजा का एक साला, ये सब लोग यहाँ पर रह रहे थे। ये बहुत ही गरीबी में जी रहे थे। अब मीरा और इसका मामा रूहान को यहाँ इसलिए लाए थे ताकि वो इस हवेली से मंजूलिका की आत्मा को भगा दे, ताकि वो लोग इस महल को बेचकर अपने हालात ठीक कर सकें। अब यहाँ रूहान की मुलाकात होती है राजपुरोहित से, जो रूहान को देखते ही उसे राजकुमार कहकर पुकारने लगता है और महल में आते ही रूहान के साथ पैरानॉर्मल चीजें होने लगती हैं। लेकिन पुरोहित जी काफी इमोशनल होकर रक्त घाट की कहानी रूहान को बताते हैं। मंजूलिका बहुत बहादुर थी, चाहे वो शस्त्र कला हो या संगीत कला, वो हर चीज में नंबर 1 थी, यानी वो एक बेहतरीन रानी बन सकती थी। वो एक बेहतरीन सिपाही थी और तलवारबाजी में माहिर थी और वो समझती थी कि ये सिंहासन उसी का होगा, क्योंकि राजा के यहाँ कोई और औलाद नहीं थी। लेकिन कुछ वक्त के बाद राजा को एक दासी से एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम वो राजकुमार देवेंद्र रखते हैं। अब वक्त के साथ साथ मंजूलिका अपने भाई से नफरत करने लगती है, क्योंकि एक तो वो दासी का बेटा है और ऊपर से राजा भी उसे बहुत प्यार करते हैं और वो उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने वाले थे। और मंजूलिका ये सब कुछ नहीं चाहती थी, पर एक दिन राजा ने अपने बेटे को युवराज घोषित कर दिया और मंजूलिका ने गुस्से में आकर अपने भाई देवेंद्र को मार डाला। यानी शुरुआत में जिस लड़की को जलाया गया था वो मंजूलिका ही थी। और पुरोहित जी और बाकी सब लोगों ने एक साथ एक यज्ञ करके उससे एक खास तेल बनाया और मंजूलिका को एक कमरे में उस तेल के जरिए कैद कर दिया गया और उस दरवाजे पर भैरव कवच लगा दिया गया। और तब से ये महल हॉन्टेड था और रोहान वही राजकुमार का दूसरा जन्म है। और अब ये सब लोग मानते हैं कि रोहान यहाँ पर आ गया है तो वही इनको यहाँ से छुटकारा दिलवाएगा, क्योंकि पुरोहित जी के पूर्वजों ने भविष्यवाणी की थी कि दुर्गाष्टमी के दिन ही राजघराने का कोई वारिस फिर से जन्म लेकर आएगा और वही मंजूलिका को रोक सकता है। लेकिन तब तक ये दरवाजा नहीं खुलना चाहिए और दुर्गाष्टमी के दिन रोहान ही इस दरवाजे को खोलकर मंजूलिका को खत्म कर सकता है। इसी वजह से रोहान जब यहाँ पर आया था तो सब इसे घूर घूर कर देख रहे थे। इसी वजह से राज परिवार भी महल से बाहर था, क्योंकि महल में हॉन्टिंग्स बढ़ती जा रही थी। अब रोहान काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वो तो अनाथ था, लेकिन असल में वो राजकुमार निकला। और वो रात को सब गाँव वालों से मिलता है, क्योंकि सब गांव वाले मिलकर हर साल मंजूलिका की मूर्ति को जलाया करते थे, जैसे रावण की मूर्ति को जलाते हैं। अब इस साल वो मंजूलिका की यह मूर्ति रोहान के हाथों जलवाना चाहते हैं, यानी मंजूलिका की आत्मा को मारकर। तभी यहाँ बड़ा पंडित, छोटा पंडित और पंडित की बीवी यानी पंडित गैंग आकर सबको बोलने लगते हैं कि रोहान एक फ्रॉड है और वो सब लोगों को बेवकूफ बना के उनसे पैसे खाता है। और लेकिन गाँव वालों में कोई भी उनकी बात का यकीन नहीं करता, उल्टा वो सब लोग उनको पीटने लगते हैं। और उसके बाद रोहान इन तीनों
को सजा के तौर पर अपना नौकर बना लेता है और उनसे अपने सारे काम करवाता है और उन्हें काफी परेशान करता है। खैर, सब गाँव वाले राजा को उधार देना शुरू कर देते हैं कि राजकुमार आ चुका है तो अब वो लोग महल को फिर से रेनोवेट करेंगे, क्योंकि राजा का परिवार बेहद गरीब था। अब रेनोवेटिंग के लिए मीरा ने कौशिक जी नाम के एक बंदे को बुलाया था, पर वहाँ उसकी जगह मलिका आ जाती है और वो कहती है कि कौशिक जी लंबी छुट्टी पर गए हैं और उसका कहने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट था। अब रात में रूहान को मीरा के बारे में एक डरावना सपना आता है और हम नोट करते हैं कि उसी खिड़की के पास मलिका भी खड़ी हुई थी। हर अगले सीन के बाद मलिका मंजूलिका के सारे हथियारों को बड़ी चाहत और मोहब्बत से छू रही थी, जैसे कि वो सब उसी के हों। कि तभी राजा और उनके साले साहब आते हैं और वो उसे बताते हैं कि मंजूलिका शस्त्र कला में नंबर 1 थी और शस्त्र कला में इसके जैसा कोई भी नहीं था। तो मलिका एक चाकू उठाकर उनकी तरफ तेजी से फेंक कर कहती है कि क्या ऐसी थी। अब वो लोग समझते हैं कि शायद मलिका का निशाना मिस हो जाएगा, लेकिन वो चाकू जाकर सीधा एक ततैये पर लगता है, यानी मलिका असल में जो दिख रही थी वो थी नहीं। खैर, अब रात को फिर से रूहान को रेडियो से आवाजें आने लगती हैं कि वो इस महल को छोड़कर चला जाए अगर अपनी जान बचाना चाहता है। और उसी टाइम एक काली बिल्ली भी इस पर हमला करती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी वहाँ राजकुमार देवेंद्र की पेंटिंग भी जलने लगती है, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं। लेकिन मलिका नहीं घबराती, बल्कि वो कहती है कि ये एक पेंटिंग ही तो है, इस पर क्या डरना। लेकिन इन सब हॉन्टिंग से रूहान काफी ज्यादा डर गया था, तो वो यहाँ से भागने का सोचता है। लेकिन अगले दिन टिल्लू रूहान को बताता है कि हमारे पूरे शहर में हमारा भांडा फूट चुका है और एक एसीपी राठौर उनके पीछे पड़ा है। अब ना वो महल छोड़ सकते हैं और ना वापस शहर जा सकते हैं, क्योंकि मीरा और उसके मामा जी भी इसे ब्लैकमेल करके यहाँ पर लाए थे और अगर वो यहाँ से भागे तो वो लोग की वीडियो को वायरल कर देंगे, जिससे वो कहीं बचकर नहीं जा पाएंगे। तो रूहान मीरा के भाई को पैसों का लालच देकर उसका फोन चोरी करवाता है, जिसमें मीरा ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी। लेकिन जैसे ही वो उसके फोन की छानबीन करता है, उसे अपनी फोटोज मिलती हैं और वो अपनी फोटोज देखकर समझ जाता है कि मीरा उसे पसंद करने लगी है और वो भी उसे पसंद करने लगता है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। खैर, रूहान को महल में एक पेंटिंग नजर आती है जिसकी शक्ल मीरा की तरह थी, यानी शायद से वो पिछले जन्म में देवेंद्र की पत्नी मधुलिका थी और शायद यहाँ मीरा और रूहान का मिलना भी एक डेस्टिनी है। तभी होता ये है कि मंजूलिका वाले कमरे का कवच टूटा हुआ मिलता है और मंजूलिका इनको डराती है कि चला जा यहाँ से, और मलिका वहाँ पर आती है और वो मंजूलिका को कस के एक थप्पड़ मारती है। तो सारा सच बाहर आ जाता है कि वो मंजूलिका नहीं बल्कि बड़े पंडित की बीवी थी, जो मंजूलिका का गेटअप बनाकर सब लोगों को डरा रही थी। अब वो सब कुछ बताती है कि वो लोग तो यहाँ पर 2 साल पहले ही आ गए थे। दरअसल वो लोग खुद चोर हैं और वो हल्दी घाटी के बहरूपिये हैं और वहाँ काफी ज्यादा बारिशें हुई, जिसकी वजह से वहाँ सब कुछ तबाह हो गया। तो वो लोग यहाँ पर आ गए और 2 साल पहले जब वो यहाँ पर आए थे तो इस कमरे का दरवाजा वगैरह पहले से ही खुला हुआ था और ये दोनों मजे से यहाँ पर रह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर डर के मारे कोई भी नहीं आता था और अगर कोई आता तो इसे ये लोग फेक हॉन्टिंग करके भगा देते। लेकिन रूहान ने यहाँ पर आकर उनका सारा काम खराब कर दिया, क्योंकि उसके पीछे पीछे अब राज परिवार भी यहाँ पर आ चुका था। इसलिए वो शुरू में उसे फ्रॉड कह रहे थे ताकि वो लोग किसी तरह इसे वापस भिजवा दें ताकि इनका भांडा ना फूटे। खैर, अब गाँव वालों को बताना जरूरी था कि यहाँ पर कोई भी भूत नहीं है। पंडित गैंग का राज खुल चुका था कि महल में मंजूलिका नहीं बल्कि पंडित गैंग ही था जो सारी हॉन्टिंग कर रहा था। लेकिन अगर वो डायरेक्ट कहते तो यहाँ इनके पूर्वज गलत हो जाते, इसलिए वो एक नाटक करने का सोचते हैं और रूहान एक यज्ञ करके उस दरवाजे को दुर्गाष्टमी से पहले खोलने का कहता है और वो मलिका को मंजूलिका बनने की एक्टिंग करने का कहता है और वो राजी भी हो जाती है। अब रूहान नाटक करता है कि पंडित गैंग को आग, बर्फ और धरती पर लूट-पुट करके ये यज्ञ कंप्लीट करना होगा। लेकिन मलिका अचानक से बंगाली में रूहान पर चिल्लाने लगती है, जिसे कोई भी समझ नहीं पाता। वो समझते हैं कि शायद से मलिका मंजूलिका की एक्टिंग कर रही है, लेकिन असल में यहाँ पर मलिका सचमुच में शायद पोजेस हो चुकी थी। लेकिन रूहान उसे कंट्रोल कर लेता है। अब सब लोग ये समझते हैं कि महल से रूहान ने मंजूलिका की आत्मा को निकाल दिया है। महल को खरीदने के लिए शहर से बड़े बड़े लोग आने लगते हैं। अब मलिका एक जगह पर रेनोवेशन का कोई काम करवा रहे थे और वहाँ एक पुरानी दीवार गिर जाती है जिसके अंदर एक सीक्रेट पैसेज वे था और अंदर जाकर देखने पर वहाँ बिल्कुल वैसा ही एक और दरवाजा था जिस पर भैरव कवच चढ़ा हुआ था। यानी एक महल में वो 2 कमरे थे, एक कमरा ऊपर था जो पहले से खुला हुआ था और एक कमरा सीक्रेटली इस पैसेज वे में बना हुआ था। अब रोहित भी इस बात पर काफी हैरान थे क्योंकि उन्हें भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो गेट को ना खोलने का कहकर राजमहल का इतिहास पढ़ने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रूहान राजा को उकसाता है कि आज ही दरवाजा खोल दो और दरवाजा खुलते ही वहाँ से काफी सारी रेवन बर्ड्स निकलती हैं। यानी इसका मतलब
मतलब ये था कि जो असल आत्मा थी ना वो अब आजाद हो चुकी थी। खैर पुरोहित जी वापस आकर बताते हैं कि अनर्थ हो चुका है, क्योंकि राजा की एक नहीं बल्कि 2 बेटियां थी, यानी अंजुलिका और मंजुलिका। और हैरानी की बात ये है कि अंजुलिका के बारे में पूरा इतिहास ही मिटा दिया गया था। ये काफी शॉकिंग था और वो कहते हैं कि अब यहाँ पर कोहराम आएगा। और एक दरवाजा पहले से खुला हुआ था, दूसरा उन्होंने जानबूझकर खोल दिया दुर्गाष्टमी से पहले ही। और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर राजा साहब, देवेंद्र और उसकी पत्नी बैठे हुए थे और अंजुलिका और मंजुलिका दोनों बहनें परफॉर्मेंस कर रही थी। जहाँ राजा काफी ज्यादा खुश था, पर वो राजगद्दी देवेंद्र को देकर उसे राजा बनाने का ऐलान कर देता है, क्योंकि वो उनकी फैमिली का इकलौता लड़का था। और इसकी वजह से ये दोनों बहनें गुस्से में आ जाती हैं। और भी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर असल में सूर्यगढ़ की महारानी यानी कि माधुरी जी मंदिरा बनकर इस महल को खरीदने के लिए आ जाती हैं, जो कि अंजुलिका ही रीइंकार्नेशन थी। और वो इंसिस्ट करती हैं कि वो जब तक यहाँ पर रहेंगी वो मंजुलिका के कमरे में ही रहने का कहती हैं। और वो जैसे ही उस कमरे में जाती हैं वहाँ पहले से मलिका मौजूद थी और जाते ही वो दोनों बहनें एक दूसरे का गला पकड़ लेती हैं। अब असल में यहाँ पर अंजुलिका और मंजुलिका ने मंदिरा और मलिका बनकर पुनर्जन्म ले लिया था। खैर महल में रेवन बर्ड्स मरने लगती हैं और पुरोहित जी कहते हैं कि मंजुलिका ने इनको देख लिया है और वो अब हमें मारने की तैयारी कर रही है और सिर्फ रोहान ही अब हम सबको बचा सकता है। और पुरोहित उन दोनों बहनों के बारे में बताने लगता है कि बड़ी बहन का नाम अंजुलिका था जो पॉजिटिव पर्सनैलिटी की थी। अब बड़ी बहन जो करती थी वो डंके की चोट पर वार करती थी और छोटी बहन का नाम मंजुलिका था जो कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव और इवल पर्सनैलिटी थी। छुपकर मौका देकर वार किया करती थी और वो काफी ज्यादा खौफनाक थी। और शायद से इनको अंजुलिका की आत्मा से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मंजुलिका इनको नहीं छोड़ेगी और इसके लिए अब उनको वही यज्ञ करके वो तेल दोबारा से हासिल करना होगा जिससे ये मंजुलिका को खत्म कर सकें। खैर मीरा और रोहान मंदिरा को मंदिर घूमने का कहते हैं, जिस पर मंदिरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि मैं मंदिर वगैरह में नहीं मानती। अब मंदिरा के सामने अचानक से मलिका आती है, पर ये दोनों एक दूसरे को देखते ही गुस्से में आ जाती हैं और इन्हें एक फ्लैशबैक आता है कि वो दोनों रोप कंपटीशन खेल रही थी। अब दोनों रस्सी के दोनों सिरों को अपनी अपनी तरफ से खींच रही थी कि रस्सी दरमियान से ही टूट गई थी, यानी दोनों बहनें बराबर ताकतवर थी पर पर्सनैलिटी दोनों की डिफरेंट थी। खैर राजा रोहान से कहता है कि तुम्हारा काम हो गया, यानी मंजुलिका की आत्मा वाला ये मसला खत्म हो चुका है, तो अब तुम अपने पैसे लेकर यहाँ से जा सकते हो। और वो उसे 1 करोड़ का चेक देकर जाने का कहता है, क्योंकि अब वो मीरा के प्यार में है और उससे शादी करना चाहता है, इसलिए वो वहाँ रहने के लिए एक बहाना बनाता है। वो ऐसा शो करवाता है कि उसके अंदर राजा की बीवी की आत्मा आ चुकी है और वो उसको मक्खन लगाती है, जिससे राजा मीरा की शादी रोहान से करवाने पर मान जाता है। अब मीरा के मामा भी काफी खुश थे क्योंकि रोहान एक अच्छा लड़का था। अब पंडित गैंग को एक पेंटिंग मिलती है जिसे वो मीरा को दिखाते हैं, जिस पर मंजुलिका लिखा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो लोग असली मंजुलिका की शक्ल को देख पाते, मलिका इस पर रेड पेंट गिरा देती है, जिससे कोई भी मंजुलिका की असली शक्ल पहचान नहीं पाता, जिससे मीरा को मलिका पर शक होता है, पर उसे समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। अब मीरा के मामा जी रोहान को उसकी शादी के लिए राजकुमार वाला ड्रेस दिखा रहे थे कि तभी इस ड्रेस से 2 हाथ निकलकर उन्हें पकड़ लेते हैं, जिससे वो लोग डर कर भागने लगते हैं। इधर राजा को एक कंपनी ऑफर करती है कि वो लोग 800 करोड़ में ये महल खरीदना चाहते हैं और वो उसे चेक देते हैं, लेकिन राजा जी वो चेक लेकर फाड़ देते हैं क्योंकि उन्हें इस महल की कीमत 800 करोड़ बहुत कम लग रही थी। लेकिन जैसे ही राजा को पता चलता है कि आत्मा वाली बात सच थी और अभी भी महल हॉन्टेड है, तो वो रोने लगता है कि उससे तो अच्छा था वो इतने में ही महल को बेच देता। और इसका नतीजा ये निकलता है कि रोहान का झूठ सबके सामने आ जाता है, क्योंकि महल अभी तक हॉन्टेड था और इन सब लोगों को रोहान की सच्चाई भी पता चल चुकी थी कि वो फ्रॉड है। लेकिन क्योंकि अब वो राजा का दामाद बनने वाला है, तो वो राजा को एक सजेशन देता है कि मंदिरा इस महल को लेने में अभी भी इंटरेस्टेड है। तो वो लोग मंदिरा से 1000 करोड़ की डील करते हैं। मंदिरा उनको 1000 करोड़ देने का कह देती है, पर ये पैसे वो दुर्गाष्टमी के दिन पर ही देगी। फिर वहाँ अचानक से विकी खन्ना नाम का एक बिजनेसमैन आ जाता है जो इन्हें फौरन से 1000 करोड़ देने का कहता है, लेकिन रात को वही मास्क वाली आत्मा आकर विकी खन्ना को मार डालती है। अब अगले दिन मीरा मलिका को सिंहासन पर बैठे हुए नजर आती है, जो कि सिंहासन को गुस्से में आकर उठाकर आमे मंजुलिका वाला डायलॉग बोलती है, जिससे मीरा काफी डर जाती है। तो जब वो ये बात बताने के लिए रोहान के पास जाती है, तो मलिका तो उसके पास पहले से ही बैठी हुई थी। उल्टा रोहान उसे बताता है कि विकी खन्ना मारा गया। ये सुनकर मंदिरा हंसती है और मलिका वहाँ से चली जाती है और रोहान और मीरा समझते हैं कि इन दोनों में से ही शायद से कोई मंजुलिका है। खैर रात को रोहान इसी पैसेजवे में जाता है ये पता करने के लिए कि मंजुलिका कौन है, जहाँ उसे मंदिरा और मलिका डिमोनिक तरीके से बैठी हुई नजर आती हैं। वो दोनों कहती हैं कि वो यही जानना चाहता है ना कि असली मंजुलिका कौन है, और वो दोनों अचानक से उसका गला पकड़ लेती हैं, लेकिन ये तो सिर्फ उसका सपना था।
और अचानक वो देखता है कि उसके पास मीरा सो रही थी और वो सोचता है कि ये यहाँ पर कब आई, लेकिन तभी उसे वो मास्क वाली आत्मा डराती है और मीरा उठकर डरावने तरीके से हंसने लगती है और वो फिर से सो जाती है, जिससे रोहान मीरा से काफी ज्यादा डर चुका था कि शायद वो भी भूतनी है। इसलिए वो महल से भाग जाता है और पूरी रात महल से बाहर ही गुजारता है। अब पंडित गैंग अपनी खिचड़ी पका रहा था, पर वहाँ पर विकी खन्ना की आत्मा आ जाती है और उन्हें हॉन्ट करती है, लेकिन असल में ये विकी खन्ना की आत्मा नहीं बल्कि वही मास्क वाली आत्मा थी। अब ये लोग भागते हुए एक इनविजिबल दीवार से टकराते हैं, जिससे नेटफ्लिक्स वाला जोक भी काफी हाईलाइट हुआ था। अब रूहान भी शादी की बात पर मीरा को हट बोलकर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अब वो मीरा से काफी डरता है कि शायद वो भी मंजुलिका हो सकती है और वो इस सब झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए अब वो उससे शादी नहीं करना चाहता। अब वो महल से निकल जाता है वहाँ से भागने के लिए, पर वो घूम फिर कर फिर से उसी महल में आ जाता है और पंडित गैंग भी यहाँ पर अपनी रोल्स रॉयस यानी अपनी बैलगाड़ी के ऊपर बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन घूम फिर कर वो भी महल में आ जाते हैं। यानी महल में जितने भी लोग थे अब वो यहाँ से किसी भी सूरत अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकते। इधर पुरोहित जी रूहान को बताते हैं कि उन्होंने वो यज्ञ करके वो तेल हासिल कर लिया है और अब रूहान को मंजुलिका की आत्मा से छुटकारा पाना होगा। लेकिन रूहान अपने बारे में सारी सच्चाई खुद ब खुद उसे बता देता है कि वो एक फ्रॉड है और वो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए इस तरह के काम किया करता था। असल में उसके पास ऐसी वैसी कोई भी शक्ति नहीं। लेकिन पुरोहित जी उसे बताते हैं कि वो शुरू से ही जानता है कि रूहान एक फ्रॉड है, पर उन्हें अभी भी भरोसा था कि वो ही सब कुछ ठीक कर देगा, क्योंकि वो राजकुमार देवेंद्र का पुनर्जन्म है। खैर इधर मीरा सपने में देखती है कि वो खुद को आग लगा रही थी और वो एक्चुअल में भी ऐसा ही करने की कोशिश करती है और रूहान उसे नॉर्मल करता है, यानी उसे होश में लाता है और पूछने पर वो बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। लास्ट टाइम वो मंदिरा के साथ थी और उसके बाद से उसे कुछ भी याद नहीं रहा। और रूहान आकर गुस्से में मंदिरा पर चिल्लाने लगता है कि अचानक से मलिका मंदिरा को उठाकर पिलर के ऊपर ले जाकर वहाँ से नीचे फेंक देती है। वही मंजुलिका है। अब वो रूहान को भी मारने ही वाली थी कि रूहान वो तेल वहीं डालकर आग लगा देता है, जिससे वो बच जाता है। अब अचानक से मंदिरा हंसते हुए कहती है कि वही असल में असली मंजुलिका है। और आपको याद होगा कि जिस पेंटिंग पर मलिका ने रेड पेंट डाला था उसे मीरा ने रिस्टोर करवाने के लिए शहर भिजवाया था और अब वो पेंटिंग रिस्टोर हो चुकी थी, जिसमें मंजुलिका की असल शक्ल नजर आ जाती है, यानी मलिका ही यहाँ पर मंजुलिका थी। अब यहाँ रूहान मंदिरा पर तेल डालने ही वाला था कि मलिका उसे रोकती है कि ये सब कुछ गलत है, मंदिरा के अंदर मंजुलिका नहीं हो सकती। और यहाँ खुलते हैं इस मूवी के असली राज। लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ और जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। नाउ बैक टू द स्टोरी। यहाँ मंदिरा और मलिका इंसान ही थे, पर इनको बार बार एक आत्मा पोजेस करके इनसे कुछ अजीब हरकतें करवा रही थी और ये आत्मा वही थी जो उस दिन दरवाजा खुलने से आजाद हो गई थी, यानी वो मास्क वाली आत्मा जो कि असल में राजकुमार देवेंद्र नाथ की ही आत्मा थी। यानी असल कहानी ये थी कि देवेंद्र नाथ एक किन्नर था और उसे लड़कियों की तरह सजना संवरना डांस वगैरह करना पसंद था। और एक दिन इन दोनों बहनों को इस बारे में पता चल जाता है। इन्होंने उसको देख लिया था कि वो रातों को नाचता और गाता है और वो इससे बहला फुसला कर उगलवा लेती हैं कि हम तुम्हारी प्यारी बहनें हैं, तो तुम हमें अपने बारे में सच बताओ कि वो एक किन्नर है। और वो उसे नाच कर दिखाने का भी कहती हैं। और जब वो नाच ही रहा था तो मंजुलिका जल्दी से जाकर अपनी सारी फैमिली और अपने पापा को बुला कर लाती है कि जिस बेटे पर आपको इतना नाज था, जिसे आपने राजा बनाया था, वो तो दरअसल एक खुसरा यानी एक किन्नर है। और राजा जी आकर देवेंद्र को एक थप्पड़ मारते हैं। अब असल में स्टार्टिंग में जो लेडी हमें दिखाई गई थी वो लेडी नहीं बल्कि लेडा यानी देवेंद्र नाथ था जो एक किन्नर है। और फिर राजा से ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और वो उसे जिंदा जला देते हैं। यानी यहाँ मंजुलिका की आत्मा वाली बात तो असल में थी नहीं, बल्कि देवेंद्र था, जिसकी बेइज्जती की वजह से राजा ने अपनी बेटियों को भी राज्य से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ गद्दी के लालच में अपने भाई को सरेआम बेइज्जत करवा दिया। मतलब अगर वो चाहती तो वो पर्सनली आकर भी अपने पिता को बता सकती थी कि वो एक मर्द नहीं बल्कि एक किन्नर है, तो शायद वो इसका कोई और हल निकाल लेते। पर राजगद्दी के लालच में उन्होंने ये तमाशा सरेआम सबको दिखा दिया और शायद इसकी बीवी भी खुद को जलाकर ही मर गई होगी। इसीलिए उस दिन मीरा ने भी खुद को सपने में आग लगाई थी। अब देवेंद्र नाथ की आत्मा ने राजा और बाकी सबको मारकर अपना बदला ले लिया था, लेकिन दोनों बहनों को राजा ने देश निकाला दे दिया था। लेकिन पुरोहित जी ने पंडितों के साथ मिलकर उसे उस तेल के जरिए कमजोर करके उस कमरे में बंद कर दिया, इसलिए वो उन दोनों बहनों से बदला नहीं ले सका। और इन लोगों ने इस कमरे के ऊपर एक और कमरा बनवा दिया ताकि गलती से भी कोई असली देवेंद्र की आत्मा तक ना पहुंच सके। तो बात करें अंजुलिका की, इतिहास ही मिटा दिया गया था उसकी सजा के रूप में, क्योंकि वो अच्छी होकर भी उस वक्त बुरी थी। और राजा ने एक ऐसी कहानी तैयार करवा दी कि देवेंद्र को मंजुलिका ने मारा है, तो राजा ने मंजुलिका को जला दिया था, जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और असल में कहानी ये थी और ये सब लोग समझ रहे थे कि मंजुलिका की आत्मा महल में है और वो हॉन्टिंग करती है।
जबकि वो तो असल में देवेंद्र की आत्मा थी। तो असल में राजा ने यहाँ बदनामी से बचने के लिए यहाँ एक फेक कहानी बनाकर अवाम में फैला दी थी और हकीकत का पता आज तक इसलिए नहीं चला क्योंकि देवेंद्र की आत्मा ने सबको मारकर अपना बदला ले लिया था। और अब देवेंद्र की आत्मा रूहान से तेल छीनकर पूरी फैमिली पर फेंक देती है और वो उनको जलाने ही वाली थी कि वो नोटिस करता है कि वो खुद ही इस तेल पर खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी आत्मा इसी जगह फ्रीज हो जाती है। राजकुमार देवेंद्र नाथ कहते हैं कि अंजुलिका और मंजुलिका ने मंदिरा और मलिका बनकर पुनर्जन्म लिया है, ना कि रूहान ने। बस रूहान की शक्ल देवेंद्र से मिलती थी और अब तक जो भी हॉन्टिंग थी वो देवेंद्र की आत्मा कर रही थी। यानी गांव वालों को जो हॉन्ट कर रहा था वो मंजुलिका नहीं बल्कि वो पंडित गैंग था। और बाद में जो असल हॉन्टिंग होनी शुरू हुई थी मंदिरा और मलिका के बीच में, वो असल में देवेंद्र की आत्मा करवा रही थी। अब जब मलिका और मंदिरा को पता चलता है कि उनका पुनर्जन्म है तो वो अपने पिछले जन्म को याद करने लगती हैं। तो इस जन्म में ये दोनों बहनें अपनी गलती नहीं दोहराती क्योंकि देवेंद्र बहुत मासूम था और किन्नर होने में इसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन वो अपनी दोनों बहनों से काफी ज्यादा प्यार करता था। पर वो दोनों गद्दी के लालच में अपने भाई के साथ बुरा कर बैठी थी। इसलिए मलिका और मंदिरा इस जन्म में उससे माफी मांगती हैं कि उन्होंने अनजाने में बहुत गलत किया, पर अब वो चाहे तो उन्हें मारकर अपना बदला ले ले, पर बाकी सबको जाने दे। और देवेंद्र भी यहाँ पर यही चाहता था। अगर वो उनको मारना चाहता तो जब मलिका और मंदिरा ने एक दूसरे का गला पकड़ा था वो उसी वक्त उनको मार देता, लेकिन वो चाहता था कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो और असल में वो उनसे वाकई में बहुत प्यार करता था। अब उन्हें उनकी गलती का एहसास करवा कर उसे अपनी इज्जत और अपना मुकाम वापस हासिल हो गया था। और देवेंद्र का गुस्सा आंसुओं के साथ बह जाता है और इसे मुक्ति मिल जाती है। और आखिर में कौशिक जी को मलिका ने मारा नहीं था बल्कि वो सच में गोवा छुट्टी पर गए हुए थे, ये सच था। और मलिका को बचपन से ही महल के सपने आते थे तो वो इसलिए यहाँ पर आई थी ताकि वो इस महल के बारे में जान सके। अब मंदिरा बताती है कि वो कोई रानी नहीं बल्कि वो वही एसीपी राठौड़ है जो रूहान को ढूंढते हुए यहाँ पर आई थी, लेकिन महल में आते ही उसे अपना पिछला जन्म याद आने लगा, इसलिए वो वहाँ पर रुक गई और अब शायद वो रूहान को भी ना पकड़े। तो अब काफी सारे लोगों का सवाल ये है कि मीरा का क्या बना, क्या उसका पुनर्जन्म था? तो हाँ, उसका पुनर्जन्म ही था, क्योंकि जब रूहान को उसकी पेंटिंग मिली थी यानी मधुलिका की, तो उसमें मीरा और मधुलिका का चेहरा बिल्कुल सेम टू सेम था। और फिर मीरा को वो सपना भी आया था जहाँ वो खुद को जला रही थी। शायद से पिछले जन्म में मधुलिका ने भी खुद को आग लगाकर सुसाइड कर ली होगी क्योंकि उसके हस्बैंड के साथ इतना बुरा हुआ था। लेकिन यहाँ रूहान का पुनर्जन्म नहीं था, बस उसकी शक्ल जो है वो राजकुमार से मिलती जुलती थी, इसलिए ये लोग धोखा खा गए। रूहान का पुनर्जन्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी तक उसकी आत्मा एक महल में कैद थी और जब आत्मा ही नहीं होगी तो जन्म कैसे होगा। और राजघराने से जिन लोगों का जन्म होना था वो मंदिरा और मलिका ही थी। तो यहाँ इन दोनों को ही अपना पिछला जन्म याद आ चुका था और इस जन्म में इन्होंने अपने पिछले जन्म के गलत काम की माफी मांगकर इस गुत्थी को सुलझा लिया था और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी भूल भुलैया 3 मूवी की स्टोरी और उम्मीद करती हूँ कि इस मूवी की समझ अब आपको आ गई होगी और एंड में जो सबसे बड़ा क्लाइमैक्स और ट्विस्ट था वो आपको कैसा लगा और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन मैंने कोशिश की थी कि आपको सारी स्टोरी अच्छे तरीके से समझा सकूं। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे सपोर्ट भी मिलेगा और आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मिस्टीरियसली।